So, today we are going to study these concepts, which are democracy, civil society, ideology, under chapter number 7, politics and society. So, let us see first what does democracy means. Democracy comes from Greek words. Demos means people, kratos means rule. दो वर्ड से डेमोक्रेसी आया है, डेमोस और क्रेटोस. याद रखिएगा ये ये ग्रीक वर्ड से आया है. कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, वो लैटिन वर्ड्स लिख के आ जाते हैं. तो याद रखिएगा कि दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो ग्रीक वर्ड्स हैं. ठीक है. और इसका क्या मतलब है? डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल. पीपल एंड रूल है ना, डेमोस एंड क्रेटोस का मतलब. तो रूल बाय द पीपल कि लोग रूल कर रहे हैं. रूल जो है वो लोगों के थ्रू हो रहा है. ठीक है. According to Abraham Lincoln, I think the very famous definition given by Abraham Lincoln, since we were children, this was taught to us, that government of the people, by the people and for the people is what democracy stands for. Right? Then comes sociological definition भी है इसकी. जब हम sociological definition को पढ़ते हैं ना, हम थोड़ा उसको in depth पढ़ते हैं. डेमोक्रेसी इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम. एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है. तो डेमोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नेंस में. या तो डायरेक्ट तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जहाँ पर इक्वालिटी, लिबर्टी और पार्टिसिपेशन को वैल्यू किया जाता है. अब इसी डेमोक्रेसी के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे. सबसे पहला है पॉलिटिकल इक्वालिटी. हर एक सिटीजन के पास वोट करने का अधिकार है. एवरी सिटीजन हैज़ वन वोट, और वो एक वोट, एकमात्र वोट उनके पास उसका अधिकार है. रिच और पुअर वोट इक्वली. चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों ही इक्वल तरीके से वोट कर सकते हैं. ठीक है. दोनों की ही वोट की सेम वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल, अ बिलियनियर एंड अ डेली वेज वर्कर बोथ हैव वन वोट. ठीक है. ये एग्जाम्पल है. कोई बिलियनियर हो या कोई डेली वेज वर्कर हो, दोनों के पास एक वोट है. Then comes participation, another characteristics of democracy. People participate through. लोग कैसे पार्टिसिपेट करें? वोटिंग के थ्रू, डिबेट्स, पब्लिक मीटिंग्स, प्रोटेस्ट एंड सोशल मूवमेंट्स. ये तरीके हैं कि जिसके थ्रू लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड डेमोक्रेसी इज़ मच मोर दैन इलेक्शंस. और डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ इलेक्शंस तक ही नहीं है. इट इज़ मच मोर दैन दैट. इट इज़ बियॉन्ड इलेक्शंस. राइट. रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें, which is again one of the characteristic of democracy, that everyone is equal before law. हर कोई लॉ के सामने, लॉ की नज़र के सामने बराबर है, इक्वल है. इवन प्राइम मिनिस्टर कैन बी क्वेश्चन बाय कोर्ट्स. मतलब ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि एक प्राइम मिनिस्टर तक जो इतनी हाई पोस्ट रखता है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन किया जा सकता है बाय द कोर्ट्स. ठीक है. क्योंकि कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है. फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिलीजन है, एसोसिएशन, एक्सप्रेशन, ये सारे राइट्स ना डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं. ठीक है. देन कम्स अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल टू पीपल. जो गवर्नमेंट है वो लोगों के को अकाउंटेबल रहते हैं, यानी कि लोगों के लिए अकाउंटेबल हैं. उन्होंने जो कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, दे हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर इट. ठीक है. पीपल कैन चेंज गवर्नमेंट्स थ्रू इलेक्शंस. और लोग गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं इलेक्शन के थ्रू. ठीक है. आई थिंक कमिंग इलेक्शंस 2029 में हैं. ठीक है. तो इलेक्शंस होते हैं, लोग गवर्नमेंट को चेंज करते हैं. डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट जो हैं, अब उनके हिसाब से देखते हैं वो डेमोक्रेसी से क्या समझते थे. सबसे पहले हैं कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स बिलीव्ड डेमोक्रेसी अंडर कैपिटलिज्म मेनली बेनिफिट्स द बुर्जुआस. कार्ल मार्क्स का मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एंगल से सोचते थे. उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो दे आर ड्रिवन बाय दीज इकोनॉमिक एंगल ओनली, बाय इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स. अगेन यहाँ पर भी वो डेमोक्रेसी जो कि हम पॉलिटिकल टर्म्स में देखते हैं, वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अंडर कैपिटलिज्म जो है वो बुर्जुआज, बड़े बड़े जो रिच लोग हैं उनको ही बेनिफिट करता है. और उसे वो बुर्जुआज डेमोक्रेसी भी कहते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो पावर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. कि जो रिच पीपल हैं वो इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं थ्रू मनी एंड मीडिया. ठीक है. जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो इलेक्शंस को तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने मनी के थ्रू, अपने मतलब पैसों के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए. क्योंकि यही जो अमीर लोग होते हैं मीडिया को ख़रीद लेते हैं
और फिर वो मीडिया वही चीज़ प्रोपेगेट करती है जो ये अमीर लोग चाहते हैं, ठीक है। देन कम्स मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का क्या मानना है? मैक्स वेबर emphasized bureaucracy, legal rational authority, democracy functions effectively only through efficient administration। जो मैक्स वेबर थे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे फोकस किया है, उन्होंने लीगल रैशनल अथॉरिटी पे फोकस किया है, और उनका मानना था कि जो डेमोक्रेसी है वो इफेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन से चल सकती है, ठीक है। अगर आपको डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से चलाना है किसी भी कंट्री में, तो आप एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करिए, ठीक है। देन कम्स रॉबर्ट डैल। रॉबर्ट डैल ही इंट्रोड्यूस्ड पॉलियार्की। पॉलियार्की इसका क्या मतलब है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी इट इज एक्चुअली गवर्न्ड बाय मेनी कॉम्पीटिंग ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट रूल बाय ऑल सिटीजन्स। कि सिटीजन्स का एज सच कोई रूल नहीं है, ये जो बड़े बड़े कंपीटिंग ग्रुप्स हैं जो आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी एक्चुअल में वही गवर्न कर रहे हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं। ये रॉबर्ट डैल का मानना था। तो बहुत सारे जो कॉम्पीटिंग ग्रुप्स हैं वो गवर्न कर रहे हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी को। डायरेक्ट रूल आपको सिटीजन्स का यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। Now let's see India's perspective. India is the world's largest democracy. Democracy in India includes universal adult franchise, panchayati raj, reservations, fundamental rights. जो reservation है वो हमें देखने को मिली, पंचायती राज हमें देखने को मिली, फंडामेंटल राइट्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। ये सारा जो है डेमोक्रेसी इन इंडिया में हमें देखने को मिलता है। लेकिन सोशोलॉजिस्ट ने कुछ चैलेंजेस को भी स्टडी किया है कि कास्ट पॉलिटिक्स देखने को मिली, मनी पावर, क्रिमिनलाइजेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें भी चैलेंजेस जो हैं वो सोसाइटी में देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। करंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डिजिटल कैंपेनिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिबेट, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ये एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करती हैं पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेसी को, ठीक है। देन कम सिविल सोसाइटी। दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट यूपीएससी कॉन्सेप्ट, सिविल सोसाइटी। याद रखिएगा, इवन आप देखोगे एसेज जो आते हैं ना उसमें सिविल सोसाइटी का बड़ी बार ऐसे भी आए हुए हैं, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी वन ऑफ द फेवरेट यूपीएससी कॉन्सेप्ट, मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिविल सोसाइटी रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस को रेफर करता है जो फैमिली और स्टेट के बीच में एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट बिटवीन फैमिली एंड स्टेट। ये ऑर्गेनाइजेशंस वॉलंटरी काम करती हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं सिविल सोसाइटी के? एनजीओज, trade unions, student unions, women organizations, environmental groups, resident welfare associations, professional associations. These are examples of civil society. Even when you have to write your mains answer, जब भी आपको अपना मेंस का आंसर भी लिखना होता है ना, आप एग्जाम्पल्स डालिए, आप करंट इंफॉर्मेशन डालिए। अभी ये जो एनजीओज, ट्रेड यूनियंस है ना, इनके रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ भी रहती है, स्टूडेंट यूनियंस के रिलेटेड, या वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विद परस्पेक्टिव ऑफ एसे राइटिंग और सोशोलॉजी कॉन्सेप्ट। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी ओवरलैप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पर भी आप एनजीओज के बारे में पढ़ सकते हो, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट यूनियंस के बारे में, एनवायरमेंटल ग्रुप्स, इन सब के बारे में भी पढ़ते हो, ठीक है। Then comes the right definition. Let's see that. Civil society consists of voluntary organizations. ये volunteer जो करते हैं ना खुद यहीं से कि हम कुछ ऑब्जेक्टिव को, उनको अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसको they are aiming for that objective, they are voluntary going for those common objectives that people have. So civil society consists of voluntary organization जहाँ पे citizens collectively pursue करते हैं common interest को, ठीक है। फंक्शन क्या है सिविल सोसाइटी का? ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखता है। अभी जो हमारा जो सीजेपी प्रोटेस्ट है ना, इसमें एक वर्ड बार बार उठा, दैट वाज अकाउंटेबिलिटी। कि अगर पेपर लीक्स हुए हैं, ठीक है, एंड दीज पेपर लीक्स आर गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन, इफ दीज पेपर लीक्स आर हैपनिंग, एटलीस्ट यू शुड बी अकाउंटेबल कि हाँ ये सब हो रहा है। जो मिनिस्ट्री उसे, जो भी मिनिस्ट्री उसके लिए रखी गई है, एजुकेशन मिनिस्टर जो भी थे, तो what they have to do is they have to take the accountability, हाँ ऐसा हो रहा है, और वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, ठीक है। और जैसे वो भी थे, शास्त्री जी भी थे, उन्होंने भी आई थिंक एक टाइम पे रिज़ाइन किया था जब वो रेलवे मिनिस्टर थे। तो कुछ रेलवेज जो भी रहती हैं वो
कुछ एक्सीडेंट कुछ हुआ था, मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं है, तो उन्होंने भी रिज़ाइन किया था, क्योंकि दे टेक दी अकाउंटेबिलिटी, इसे अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम इसे मानते हैं। तो ये जो है सिविल सोसाइटी, ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखती हैं और ये पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करती हैं, रेज इशूज़ अफेक्टिंग सोसाइटी, जो भी इश्यूज सोसाइटी को इफेक्ट करें उन इश्यूज को रेज करती हैं। एंड देन दे प्रमोट्स पार्टिसिपेशन, एनकरेजेस सिटीजन्स टू एंगेज इन पब्लिक अफेयर्स, और ये सिटीजन्स को एनकरेज करते हैं कि जो पब्लिक अफेयर्स हैं उसमें आप एंगेज रहो, इन्वॉल्व रहो, इसे ही पार्टिसिपेशन कहते हैं। आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हो कि आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपकी कंट्री में क्या हो रहा है। देन कम्स सोशल अवेयरनेस, सिविल सोसाइटी अवेयरनेस भी क्रिएट करती है रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अब हमारे थिंकर्स देख लेते हैं। एंटोनियो ग्राम्सी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स, और एंटोनियो ग्राम्सी का क्या मानना है कि सिविल सोसाइटी इज़ वेयर आइडियोलॉजी इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड। सिविल सोसाइटी वो आइडियोलॉजी है जो बनाई जाती है, जो मेंटेन की जाती है। स्कूल्स, मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, ऑल शेप पीपल्स थिंकिंग, ये सारे हमने, अगर आपने सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो आपको सोशलाइजेशन, जो आपको सोसाइटी में सोशलाइज करने में हेल्प आउट करते हैं, वो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यही सारी चीज़ें आपकी आइडियोलॉजी को बनाती भी हैं। ठीक है, ये सारी इंस्टीट्यूशंस आपकी आइडियोलॉजी को बनाती भी हैं, दे शेप योर थिंकिंग। द रूलिंग क्लास मेंटेन्स हेजेमनी थ्रू सिविल सोसाइटी, और जो रूलिंग क्लास है अगेन वो ही डोमिनेंट है, उसी की हेजेमनी बनी हुई है थ्रू आउट दिस सिविल सोसाइटी। Then comes once again, there is a thinker which is Alexis de Tocqueville. He believed voluntary association strengthen democracy. उनका मानना है कि जो ये voluntary associations होती हैं, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को strengthen करती हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा एसोसिएशंस लोग फॉर्म करेंगे उतनी ही डेमोक्रेसी हेल्दी होगी, क्योंकि दे विल क्वेश्चन द गवर्नमेंट। कोई ऐसा उन्होंने बिल लाया है या कोई इस तरीके का पॉलिसी लाई है, तो दे विल कीप ऑन क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, वो राइट्स के लिए बात करेंगे, वो अवेयरनेस को लिए बात करेंगे, सोसाइटी में जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है, देन इंडियन एग्जाम्पल्स देखते हैं। MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, अन्ना हजारे मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, RTI एक्टिविस्ट, ये इंडियन एग्जाम्पल्स हैं। अगेन अपने आंसर्स, योर आंसर शुड बी फिल्ड अप विद these examples. These are very important examples from the exam point of view, and you should know these examples. Okay, करंट एग्जाम्पल्स, NGO जो हैं वो वर्क कर रहे थे ड्यूरिंग कोविड, इंटरनेट फ्रीडम कैंपेन्स चलती हैं, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो इकोलॉजिकली हार्मफुल प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपोज करती हैं। जो भी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं वो इकोलॉजिकली हार्मफुल प्रोजेक्ट्स को अपोज करती हैं। देन कम्स आइडियोलॉजी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आइडियोलॉजी को ओपिनियन के साथ कन्फ्यूज़ करते हैं। आइडियोलॉजी क्या है और ओपिनियन क्या है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसका क्या मतलब है? Ideology is a systematic set of ideas and beliefs that explain society and suggest how society should be organized. एक ऐसा systematic set of ideas और belief जो explain करता है सोसाइटी को, ठीक है, और बताता है कि सोसाइटी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ठीक है, अब आपका आइडियोलॉजी क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सेट ऑफ बिलीव्स, आपके पॉलिटिकल वैल्यूज़, आपका सोशल विजन क्या है, आपके बिहेवियर को गाइड करता है और पॉलिसीज़ को शेप करता है। मेजर आइडियोलॉजीज़, बड़ी बड़ी जो फेमस आइडियोलॉजीज़ हैं उनको पढ़ते हैं। पहली है लिबरलिज्म, जो फोकस करती है इंडिविजुअल के फ्रीडम को, डेमोक्रेसी को, इक्वालिटी को, ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, अगर आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो पढ़ा होगा, उसमें आपने जब पढ़ते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें 4 नीचे ना बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स आती हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो वो लिबर्टी की बात करते हैं वहाँ पर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी की बात कर रहा है। और जिसकी ये सोच रहती है, हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ पे फोकस करता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और यहीं पे ये एक वन ऑफ द आइडियोलॉजी भी है, लिबरलिज्म जिसे हम कहते हैं। देन कम सोशलिज्म, जो फोकस करता है इक्वालिटी पे, वेलफेयर पे, पब्लिक ओनरशिप पे। ठीक है, ये जो 4 मैंने आपको बताई कि हमारे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लेकिन आप देखोगे ना और प्रियम्बल, उसमें इतनी सारे उन्होंने आइडियाज़ को और आइडियोलॉजीज़ को बताया है। सबसे स्टार्टिंग की लाइन अगर आपको याद होगी, उसमें भी सोशलिज्म हमें पढ़ने को मिलता है अपने प्रियम्बल में। ठीक है, अगर आपको याद होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड
to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. तो ये जो चार अगेन वर्ड्स आ जाते हैं यहाँ पर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. यहाँ पर भी आपको सोशलिस्ट वर्ड देखने को मिलता है. तो ये सोशलिस्ट क्या होता है? इट इज़ लाइक फोकसिंग ऑन इक्वालिटी, वेलफेयर और पब्लिक ओनरशिप पे. देन कम्स मार्क्सिज्म. मार्क्सिज्म का तो पूरा फोकस हमेशा क्लास स्ट्रगल, कैपिटलिज्म और रेवोल्यूशन पर था. Then comes feminism. Feminism focuses on gender equality and ending patriarchy. जो भी patriarchy है, जहाँ पर एक मेल का रूल जो रहता है उसको ख़त्म करना, ये भी one of the focus है feminism का. ठीक है. Then comes environmentalism. Environmentalism focuses on sustainable development and ecological protection. There are 17 sustainable development goals. ठीक है, आपको पता होगा. और ये अगर आप UPSC के हिसाब से देखो, यू शुड रिमेंबर बाय हार्ट. ये इकोनॉमिक्स के लिए बड़ा, मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है वैसे तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं. 17 गोल्स आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए. ठीक है. आप अपने आंसर्स को भी, यू कैन फिल योर आंसर्स विद दीज गोल्स. कोई आंसर आके आपका हंगर के रिलेटेड, पावर्टी के रिलेटेड, तो आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द सस्टेनेबल गोल टॉक्स अबाउट रिमूविंग हंगर, नो पावर्टी. ना, इस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करता है. जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये आपके आंसर को ना एनरिच करता है. याद रखिएगा, जब आप डाइवर्स कर देते हैं ना अपने आंसर को, इट एनरिचेज योर आंसर. इट गिव्स द आइडिया टू द एग्जामिनर कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है. ठीक है. आप अपने एग्जाम्पल डाल रहे हो, अलग अलग करंट अफेयर्स डाल रहे हो, क्वेश्चन से लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए. नहीं कि आप क्वेश्चन कुछ और पूछा और लिख अपने आप से कोई भी करंट अफेयर रख रहे हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल लिख रहे हो, बट क्वेश्चन से रेलिवेंट होना चाहिए. इट शुड रिवॉल्व अराउंड द क्वेश्चन और इट शुड बी फिल्ड विद एग्जाम्पल्स, करंट अफेयर्स, द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके. देन कम्स कार्ल मार्क्स. He viewed ideology differently. He called ideology false consciousness. उसने एक ideology को false consciousness कहा. उसका ideology का जो perspective था, जो view था, वो काफ़ी different था. इसका मतलब क्या है false consciousness का? Dominant idea serves the interest of the ruling class. जो dominant ideas है ना, वो ruling class के interest को serve करती है. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या है? वर्कर्स में बिलीफ इन इक्वालिटी इज नेचुरल. जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे स्तर पे लोग काम कर रहे हैं, वो सोचेंगे यार ये इनइक्वालिटी नेचुरल है, कि जो अमीर है वो अमीरी के लिए बना हुआ है और हम गरीब हैं, हम इसी गरीबी के लिए बने हुए हैं, इसी गरीबी के लिए चुने गए हैं, एंड इट्स नेचुरल. ठीक है. उन्हें कम रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो इसे नेचुरल मानते हैं. तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो डोमिनेंट आइडियाज़ हैं वो अपनी रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करती है. देन कम्स ग्रामशी, एंटोनियो ग्रामशी. उनका क्या मानना था कि फोर्स के बजाय जो रूलिंग क्लास है ना, वो स्कूल्स, रिलीजन, मीडिया को यूज़ करती है. वो फोर्स को यूज़ नहीं करती, वो दिमाग, ताकत, यानी कि स्कूल, रिलीजन, मीडिया में कोई दिमागी ब्रेन वॉश कर भी सकता है आपको और आपको पता भी नहीं चलेगा. एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट्स नॉट समथिंग टू बी फोकस्ड ऑन, कि मतलब अगर किसी स्कूल में आपको कोई इस तरीके का आइडिया दिया जा रहा है, कुछ इस तरीके का सिखाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि नहीं जस्टिस जैसा कुछ नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई एम नॉट टेलिंग. अब ये स्कूल्स ने बच्चों को अगर बचपन से फीड कर दिया कि जस्टिस जैसी चीज़ कुछ नहीं है, तो वो बड़े होने तक ना उनके माइंड से वो आइडियोलॉजी निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बचपन से फीड कर दी गई है. सेम वैसे ही अगर आपका रिलीजन आ गया, रिलीजन इज ऑल्सो यूज्ड ऑफन यूज एज अ टूल. ठीक है. मैं ये नहीं कह रही हमेशा ऐसा होता है, बट उसे कई बार एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है ताकि लोगों की भावनाओं के साथ, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाए. देन कम्स मीडिया. भी हमारी मीडिया है, ठीक है, वो मीडिया क्या प्रेजेंट कर रही है. हम बार बार जब न्यूज़ चैनल्स ऑन करते हैं, वो बार बार अगर एक ही चीज़ आपको बता रही है ना, इट विल गेट फीड इन योर माइंड, क्या ऐसा हो रहा है, और मतलब आपको इस तरीके का वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बार बार आपके माइंड में फीड करें कि आप वो मानने लग जाते हो. टू गेन कंसेंट गेन करने के लिए, दिस इज कॉल्ड हेजेमनी. और वो इस तरीके से अपनी डोमिनेंस भी किस तरीके से मेंटेन करते हैं ये पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उन्होंने जो टूल्स यूज़ किए, स्कूल, रिलीजन, मीडिया, ये ऐसे सॉफ्ट टूल्स हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि आपके माइंड में इस तरीके की फीडिंग हो गई है. राइट. सो these like tools have been used and these are used by ruling class इसे यूज़ कर रहा है इंस्टेड ऑफ फोर्स के जगह वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि फोर्स अगर यूज़ करेंगे, एक ना एक दिन आएगा वो बच्चे रिबेलियस हो जाएंगे, या फिर जो यूथ है वो रिबेलियस हो जाएगी अगर फोर्स को यूज़ करेंगे. तो जो सटल तरीका है वो ये है कि आप स्कूल्स, रिलीजन, मीडिया को यूज़ करें. रूलिंग क्लासेस ये करती हैं,
वो इन्हें जैसे वो मीडिया खरीद लेंगे। स्कूल्स भी बड़े बड़े जो हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ये जो स्कूल्स हैं ये बड़े बड़े अमीर लोगों ने ही बनाए हैं ना। कोई छोटा सा स्कूल जो है वो एक इंसान नहीं बना पाता है, ठीक है। और अगर बना भी रहा एक बेचारा एक मिडिल क्लास आदमी, वो एक छोटा सा स्कूल ही अफोर्ड कर सकता है। जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, और हर एक पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं या जो हर एक पेरेंट की एक चाह रहती है वो यही होती है कि हम अपने बच्चे को बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाएं, ठीक है। तो उन स्कूल, वो भी स्कूल्स कौन चला रहे हैं? बड़ी रूलिंग क्लास चला रही है, उन्हीं के स्कूल्स हैं, ठीक है। देन कम्स इंडियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब इंडियन पर्सपेक्टिव को देखते हैं। हमने गांधीन आइडियोलॉजी पढ़ी है, अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी, हिंदुत्व, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारी जो है ना इंडियन पर्सपेक्टिव्स की आइडियोलॉजीज़ हैं। और हर एक जो पर्सपेक्टिव है वो एक डिफरेंट विजन ऑफ सोसाइटी का प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, ठीक है। डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी और आइडियोलॉजी। और सिविल सोसाइटी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप मेंस के लिए भी सिविल सोसाइटी को इन डेप्थ और डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो पढ़िए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।